गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं पूजा मोंगा आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10th की, जिसमें अंदर हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड जो टाइप का हरियाणा बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 15 तक आपको करवा दिया था और आज वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल रहे ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से कंसंट्रेट करके मेरी वीडियो को सुने, कोशिश करें समझने की, तो शायद आपका कुछ फ़ायदा मैं करवा सकूं। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 है, क्या कह रहा है? कंसिडर द फ्लोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसके अंदर आपको क्लासेस और फ्रिक्वेंसी दी गई है। 0 to 5 की फ्रिक्वेंसी 13 है, 6 to 11 की फ्रिक्वेंसी 10 दी गई है, 12 to 17 की 5 दी गई है और 18 to 23 है, ये यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, इसकी 8 दी गई है और 24 to 29 11 दी गई है। और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी है। मीडियन क्लास की अपर लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपने इस चैप्टर में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर है क्लास 10th का, इसके अंदर हमने मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सीखा हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना क्लास इंटरवल का, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये जो क्लास इंटरवल है ना, कॉन्टिन्यूस ना देकर नॉन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, इसे हमें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे बनाओगे? हम रूल करेंगे ये वाला कि हम क्या करेंगे, इसकी जो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट इसके अंदर 0.5 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपर लिमिट है इसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे। अपर लिमिट में क्या करना है हमें? अपर लिमिट में हमें 0.5 ऐड करना है और मैं नोट कर देती हूँ। एंड जो लोअर लिमिट है इसके अंदर 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये ध्यान दीजिएगा, ये कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास इंटरवल को मैं कंटिन्यूस फॉर्म में बनाते हैं। तो क्लास इंटरवल क्या गिवन है हमें? 0 to 5, 6 to 11, 12 to 14, ये वाला है ना। तो देखो अब लोअर लिमिट क्या है? 0, तो 0 में से 0.5 माइनस कर दीजिए। रूल लिखा है मैंने, 0.5 माइनस कर दीजिए। तो 0 में से 0.5 माइनस करोगे तो ये देखो 0 में से 0.5 माइनस करोगे तो -0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 0.5। ठीक है, और ये क्या है? 5 में ये अपर लिमिट कौन है? 5 में 0.5 ऐड कर दोगे तो 5.0 में 0.5 ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा 5.5। तो इस तरह से आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की क्या बन जाएगी? 0.05 से 5.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 6 to 11। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है? 6 है। 6 में से 0.5 माइनस कर दीजिए। 0.5 माइनस करोगे तो 5.5 आ जाएगा। राइट, तो 5.5 आ गया। अपर लिमिट क्या है? 11 में 0.5 ऐड कर दीजिए। तो 0.5 ऐड करना है तो 5 आपके पास आ जाएगा 11.5। तो इस तरह से आपके पास क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बन जाएगा। अब आपको ये कैसे कॉन्टिन्यूस? ये देखो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट बिल्कुल क्या आ गई? सेम आ गई। इसी तरह से हम कॉन्टिन्यू प्रोसेस करते जाएंगे और आपका अपर लिमिट जो हमारी जो ये क्लास इंटरवल है ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? 12 to 17 है। 12 ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 0.5 माइनस करना है तो आपके पास 11.5 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 11.5। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का साइन है जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था। ठीक है, ठीक है, और 11.5 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? अपर लिमिट क्या है? 17 में 0.5 ऐड करोगे तो आ जाएगा 17.5। तो इस तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे। 18 में से जो लोअर लिमिट है नेक्स्ट की, तो यहाँ पर आ जाएगा 17.5 और यहाँ आ जाएगा 23 है ना, तो ऐड करोगे तो आ जाएगा 23.5। नेक्स्ट 24 है। 24 में से आप 0.5 माइनस कर दोगे 24.5 आ जाएगा। तो 24.5 आ जाएगा और यहाँ पर 29 है। 29 में 0.5 ऐड करोगे तो 29.5 आ जाएगा। तो आप ध्यान से, यहाँ पर ना 23.5 था, यहाँ 24 था, तो 24 में से 0.5 माइनस करोगे तो 3.5 आ जाएगा। सॉरी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? -0.5 टू -5.5,
फिर ये 5.5 टू 11.5, 11.5 टू 17.5, 17.5 टू 23.5, और यहाँ पर ना 23.5 है, मैं कट करके साफ साफ लिख देती हूँ, यहाँ आ जाएगा 23.5। मैंने यहाँ गलती से बाई मिस्टेक 24.5 लिख दिया था। हम क्या करेंगे, 24 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 23.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, राइट। तो अब आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या है, हमें फ्रिक्वेंसी दिया है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो फ्रिक्वेंसी क्या है 0 से 5 के बीच में जो 13 है, मैं यहाँ से स्टेटमेंट से लिख कर देख के लिख रही हूँ, तो आपके पास 13 आ जाएगा। यहाँ 10, 15, 8 और 11। तो आप लोग जानते हैं जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हो तो हमें क्या निकालनी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये वाली फर्स्ट पे एज इट इज, ये रूल आप लर्न कर सकते हैं, ईजी फॉर्म में हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 13 + 10 क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। एक्चुअली इन दोनों को ऐड करवाते हैं, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 + 13 23, ठीक है। यहाँ पर जो आया ना उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 10 + 13 क्या आ जाएगा, 23। मैंने यहाँ आपको ये बता दिया ना, अब इन दोनों को जोड़ो, क्योंकि यहाँ 13 और 13 सेम ही था, तो मैंने यहाँ से बता दिया इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप बेटरली प्रॉपर फ्रीक्वेंस में याद करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर ऐसे एरो लगा लीजिए, ऐसे, ठीक है। और इस तरह से आपको जल्दी हो जाएगा। तो 10 + 13 23, 23 और 15 कितना हो जाएगा, 23 में 15 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। 38 में 8 ऐड कर दीजिए, 46 आ जाएगा। 46 में 11 ऐड कर दीजिए, 57 आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हम जब भी ये सब इस तरह के सम करते हैं तो इन सभी का सम ये लास्ट वाले के इक्वल होता है। तो इन सभी को ऐड करोगे ना, 13 और 3 आप ऐड करके देखो आप, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 1 17, कैरी जाएगी 1, 1 और 1 2, 3 4 5। ये देखो इन दोनों, ये वाला और ये वाला क्या आता है, सेम होता है। ये हमारी n की वैल्यू होती है। n = क्या आ गया, 57, राइट। अब हमारे पास n = 57 आ गया, और आपके पास n की वैल्यू आ गई 57, और हमें क्या करना है, n/2 कैलकुलेट करना है। n/2 कैसे कैलकुलेट करोगे, 57/2, 57/2 की वैल्यू क्या आई है, 28.5 आई है, 28.5 आई है। तो हमारा जो मीडियन वैल्यू क्या आई है, जो n/2 की वैल्यू गई है 28.5, और 28.5 किस पॉइंट की जो वैल्यू है हमारे CF में, कौन से वैल्यूज के बीच में लाई करता है, किसके आसपास नियर अबाउट है। तो ये देखो किसकी वैल्यू आएगी, 23 और 38 के आसपास। तो हम जब CF की वैल्यू, आप जानते हो कैसे कैलकुलेट करते हो, तो इनमें जो लोअर वाली लिमिट होती है वो हमारी क्या होती है, CF हम लेते हैं, और जिसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह से, ये हमारी क्या होती है, F होती है। और ये हमारा क्लास इंटरवल हम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, n/2, n आ गया 57, n से हम n/2 कैलकुलेट करेंगे, 28.5 आ जाएगा। 28.5 इन दोनों में से, इन सभी में से CF में से चेक करेंगे कौन सी वैल्यू के नियर अबाउट होगा, तो हम चेक करेंगे मीडियन वैल्यू के लिए 28.5 लाई करता है 23 और 38 के बीच में। तो हमारी जो हम जानते हैं लोअर लिमिट क्या होती है, वो हमारी CF होती है। और जो उसके नीचे वाली वैल्यू है, उसके सामने वाली जो हम वैल्यू लेते हैं, ये देखो 23 से अबव, जो यानी कि हायर वाली वैल्यू थी, ठीक है, उसके सामने वाली वैल्यू को हम फ्रिक्वेंसी लेते हैं, उसी के सामने वाली को हम क्लास इंटरवल लेते हैं। तो इसकी अपर लिमिट क्या आ जाएगी, हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया 11.5 टू 17.5, ठीक है। तो आपके पास अपर लिमिट कितनी आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी 17.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन निकालना था, तो इसका आपका आंसर आ गया 17.5। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डाटा आर 12 एंड 15। आपके पास क्या गिवन है, मीन गिवन है एंड मीडियन गिवन है एक डाटा का, और आपको क्या फाइंड करना है, एंड रिस्पेक्टिवली देन इट्स मोड, हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मीन कितना गिवन है, 12 है, मीडियन कितना गिवन है, 15 है, और हमें मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको करने का ना 1 मिनट का काम भी नहीं है, तो इसके लिए बस आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लीजिए कि क्या फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू, क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी कि 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। यहाँ पर हम मीडियन और मोड की वैल्यू को डाल देंगे, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन डाला है बीच में, ठीक है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 3 मल्टीप्लाई मीडियन, ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मीन्स 2 मल्टीप्लाई मीन। तो मीडियन की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है, 3 मल्टीप्लाई 15 डाल देंगे, माइनस मीन की वैल्यू कितनी है, 12 है, ये डाल देंगे, 15 3 जा 45,
12 टू जा 24, तो 45 में से 45 में से 24 जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 21। तो आपका फाइनल मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी, राइट। तो आपका इजी सा क्वेश्चन था जो 10 सेकंड में भी हो सकता है। अगर आपको बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है तो आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, जिसका आंसर है 21। मीन गिवन था 12, मीडियन गिवन है 15। मीन और मीडियन वाला रिलेशन लगा दीजिए। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि 3 मल्टीप्लाई है मीडियन के माइनस 2 इंटू मीन है। तो मैंने मीडियन की वैल्यू 15 डाल दी, मोड की वैल्यू 12 डाल दी, सॉरी मीन की वैल्यू 12 डाल दी, और इस तरह से आपका मोड की वैल्यू आ जाएगी 21 आ जाएगी, राइट। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से एमसीक्यूज आया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/15, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक मतलब कि हम आंसर दे रहे हैं और करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है हमारे पास, यानी कि उसमें पी इवेंट हो रहा है ई, मैं मान लेती हूँ कि इवेंट हो रहा है मेरे पास ई, और इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि करेक्ट आंसर चूज करने की प्रोबेबिलिटी मैंने कितने गिवन है x/15 गिवन है, राइट। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, अब हमें नहीं ये इवेंट सही करेक्ट आंसर मैं नहीं चूज करूंगी, मैंने ई इवेंट माना है कि मैंने करेक्ट आंसर ही चूज किया, ई इवेंट मैंने ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं करेक्ट आंसर ना चूज करूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है 2/5, यानी कि अगर मैं ई इवेंट ले रही हूँ करेक्ट आंसर चूज करने की, राइट, तो करेक्ट आंसर चूज करने के लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x/15 गिवन है। अब मुझे क्या गिवन है, अगर मैं करेक्ट आंसर ना चूज करूं तो यानी कि वो ई डैश हो जाएगा, यानी कि मैंने इवेंट से उल्टा काम किया, तो वो कितना गिवन है 2/5, ठीक है। तो मुझे बताना है x की वैल्यू। अब आप जानते हो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में क्या होता है, किसी इवेंट के होने की प्लस किसी इवेंट के ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओकरिंग टू इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ओकरिंग ऑफ इवेंट ई, यानी कि ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 होती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी गिवन है x/15 गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट कितनी गिवन है 2/5 है, जिसको 1 आ जाएगा। मुझे ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 5 और 15 कैल्सियम ले लीजिए, ऑब्वियसली 15 आ जाएगा, है ना, इजी सा है। अब 15 के टेबल पे 15 जाएगा 1 पर, उसको x से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो x ही आ जाएगा, प्लस 5 के टेबल पे 15 कितने पे आ जाएगा 3 पे, 3 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, तो आ जाएगा 6 इक्वल टू 1 पड़ा है, ठीक है। अब x + 6 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब ये डिवाइड बाय 15 है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। x + 6 इक्वल टू 1 × 15 हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा। x + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, ये 6 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 15 - 6 करोगे तो क्या आ जाएगा 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, राइट। तो हमें x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, वो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। मुझे क्या गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन का अगर मैं करेक्ट आंसर दे रही हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी x/15 है, तो मैंने उसे ई इवेंट मान लिया करेक्ट आंसर चूज करने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा x/15। अगर मैं करेक्ट आंसर चूज नहीं कर रही हूँ तो मैंने ई डैश मान लिया, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन है 2/5, तो मुझे क्या x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने हमारे पास ये रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से कि किसी इवेंट के होने की प्लस उस इवेंट के ना होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होगा 1। तो यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी की यहाँ पर ई डैश की पुट कर दी, दोनों को सॉल्व किया, एलसीएम वगैरह लिया और एलसीएम सॉल्व किया, 15 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 और x की फाइनल आंसर वैल्यू आ जाएगी 9। तो हमारे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन 19 एंड 20, ये हमारा असर्शन और रीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग वाला। इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, यानी कि आपको क्या गिवन है, एक असर्शन गिवन है और साथ ही रीजन गिवन है, और हमें ये चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, और 4 ऑप्शंस गिवन है A B C D, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि क्या जो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं। अगर वो करेक्ट है और जो रीजन दिया गया है वो असर्शन का एग्जैक्ट रीजन है, वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उस जो मेरा आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 आंसर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन्होंने जैसे बोला कि अगर दोनों असर्शन, मैं पहले ऑप्शन रीड कर देती हूँ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट।
अगर दोनों ही ट्रू है एंड आर अगर उसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो आप ऑप्शन ए को टिक कर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन अभी रिप्रेजेंट करूंगी। अगर ए असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और अगर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आपको ये बताना है, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। अगर सेकंड ऑप्शन में क्या कहा है, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन आर का असर्शन से लेना देना कुछ नहीं है, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, या जो बात असर्शन में कही गई है उसको वो डिफाइन नहीं कर रहा, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। थर्ड क्या कहता है, असर्शन ए ये ट्रू है लेकिन रीजन खुद ही गलत है। जब रीजन गलत ही है, ये स्टेटमेंट ही गलत है रीजन की, तो वो एक्सप्लेन कैसे करेगा, तो हमें ऑप्शन सी को टिक करना है। और फोर्थ में क्या है, असर्शन बोल्स है, असर्शन ही गलत है और रीजन क्या है, ट्रू है। तो यानी कि चार हमें स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमें इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मुझे चार ऑप्शन दिए गए हैं और जैसा मेरा आंसर है मुझे उस ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। तो आपके पास असर्शन क्या गिवन है 19 क्वेश्चन में, इफ द एलसीएम इज 182, एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको एलसीएम क्या दिया गया है, 182 दिया गया। एलसीएम क्या है, 182 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर्स है, फर्स्ट इंटीजर क्या दिया हुआ है 26, सेकंड क्या दिया हुआ है 21, और इन दोनों की प्रोडक्ट की बात हो रही है 26 मल्टीप्लाई 91। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, उन्होंने बोल रखा है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। और आपको बोला है कि देन एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 13 आएगा, ये मुझे चेक करके बताना है कि क्या एचसीएफ 13 आएगा। तो इससे जुड़ा हुआ मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, उससे आप इजीली कैलकुलेट करते हो। हमारे पास क्या रिलेशन होता है, हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इक्वल होता है HCF ऑफ दैट नंबर एंड LCM ऑफ बोथ नंबर्स। यानी कि दो इंटीजर्स, यानी कि 26 और 91 की बात हो रही है ना, तो 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है, ये रिलेशन होता है हमेशा, वो इक्वल होता है। अगर मैं 26 और 91 का HCF निकाल लूं और LCM निकाल लूं, ये रिलेशन होता है। मुझे इस रिलेशन का यूज करके उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अगर पहले मैं असर्शन चेक करूंगी सही है कि नहीं है, मैं प्रोडक्ट करवा के देखती हूँ 26 और 91 की, ठीक है। मैं लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लूंगी, फिर राइट साइड हो जाएगा। फिर राइट साइड में मुझे क्या है, एचसीएम दिया हुआ है और मैं एचसीएफ कैलकुलेट करके, उन्होंने चेक करने के लिए बोला ना कि चेक करके बताओ कि एचसीएफ 13 ही आएगा कुछ और आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 26 और 91 को क्या करवा देती हूँ, मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, यहाँ आ जाएगा 2 3 6 6, राइट, 2 3 6 6, ठीक है। और एचसीएफ कितना गिवन है आपके पास, एचसीएफ मुझे कैलकुलेट करना है, चेक करके बताना ना। और एलसीएम कितना है, 182 है, ठीक है। एलसीएम तो आप 2 3 6 6 ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 182 आपके पास आ जाएगा एचसीएफ। तो गाइस जब आप क्या करोगे, जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो 182 को आप 2 3 6 6 से डिवाइड करके देखो, 2 3 6 6, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर 26 और 91, मैं उस तरीके से भी बता देती हूँ। लेकिन आप 182 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 1 पे जाएगा और यहाँ आ जाएगा 13 पर, 3 पर, तो फाइनल आंसर देखना 13 ही आएगा। ये से कट जाएगा, मैंने किया था, तो आप अब करके देखोगे, मैंने आपके सामने डिवाइड कर दी, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा, राइट। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। और इसने यही तो बोला था, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स करते हो, आप एलसीएम 182 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स करते हो तो आपके पास एचसीएफ क्या आएगा, 13 आएगा। तो मैंने अब 13 प्रूव कर दिया। देखो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स क्या दिया गया है, 26 91 इक्वल टू 182 इंटू एचसीएफ। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि मैम ऐसे करवा देते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। 26 मल्टीप्लाई 91 डिवाइड बाई 182 और एचसीएफ। तो इसे आप जब सॉल्व करोगे ना, तो कट वगैरह करोगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 13 ही आ जाएगा। आप यहाँ पर ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आप क्या करिए, इसे हम 13 के टेबल पर ट्राई करते हैं। 13 के टेबल को 182 से डिवाइड करिए, 8 में 3 गया 5, ये देखो 14 पे चला गया। ये कितने पे गया, 13 के टेबल पे 14 पे, और ये जगह 2 पे, ठीक है। और ये जगह 2 पे, ये जगह 7 पे, और ये जगह 1 पे, और ये आ जाएगा 13 पे। यानी कि कैलकुलेशन की है, सिंपल कैलकुलेशन। पहले मैंने 13 को के टेबल पे डिवाइड किया, मुझे पता था 13 के टेबल पे 26 जा रहा है, और मैंने 182 से डिवाइड किया, क्योंकि मुझे लगभग आइडिया था ना कि 13 आंसर आ रहा है, तो शायद मैंने कहा इस मेथड से भी आपको करके दिखा दो, तो मैंने 13 से डिवाइड कर लिया। तो 13 के टेबल पे 26 जाएगा 2 पे, 182 जाएगा 14 पे, फिर 2 के टेबल पे 2 जाएगा 1 पे, 14 जाएगा 7 पे, और 7 के टेबल में 7 जाएगा 1 पर, और 91 जाएगा 13 पे। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया एचसीएफ 13 पे। यानी कि असर्शन तो भाई हमारी ठीक है, ठीक है। हमारा असर्शन की वैल्यू तो आ गई बिल्कुल ठीक। अब हम रीजन चेक करेंगे। रीजन क्या कह रहा है
कि एलसीएम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू क्या होता है एचसीएफ। क्या कह रहा है कि ये जो असर्शन है हमने इस फॉर्मूला से यूज किया है, या फिर हमें ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है कि एलसीएम को प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन मैंने तो अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। क्या ये फॉर्मूला सेम है? ये फॉर्मूला सेम नहीं है। तो ये देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। लेकिन ये क्या कह रहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ। तो ये तो गलत है ना, तो यहाँ पर हमारा रीजन गलत दिया हुआ है, असर्शन हमने चेक कर लिया ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पर इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन क्या है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन द वाई एक्सिस। अब आप कोऑर्डिनेट प्लेन स्टडी कर रहे हो है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर क्या होता है, वाई एक्सिस ये होती है, एक्स एक्सिस ये होती है। हमें कौन सा पॉइंट लेना है, हमें पॉइंट लेना है 0,4, यानी कि 0,4 का आप नोटेशन दे दीजिए। मान लीजिए ये 0 है, 0 0 ओरिजन है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4। इसी तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4। यहाँ माइनस का आएगा ना, माइनस लगा दीजिए आगे, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा वाई डैश। तो यहाँ पर मुझे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0,4 कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला होगा ना, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी 4, ये वाला, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, द पॉइंट 0,4 लाई ऑन वाई एक्सिस। तो देखो अगर आप 0 और 4 को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर हम पॉइंट को देखते हैं तो वो कहाँ आता है, यहाँ पर वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो यानी कि असर्शन तो हमारी क्या आ गई, ट्रू आ गई, असर्शन क्या आ गई, ट्रू आ गई, ठीक है। अब हमें बात करनी है रीजन की। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0। इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या कह रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये जो पॉइंट गिवन है 0,4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट 0, यस राइट, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी ट्रू है। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। तो आपका फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो अगर x 0 है, y की वैल्यू 4 दे रखी है, तभी तो हमने इसे y एक्सिस पे लिखा था। तो ये जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारे सैम्पल पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं, सैम्पल पेपर ऑफ HBSC 2024, उसका मैंने स्टैंडर्ड मैथ्स का आपके लिए MCQs डाल दिए हैं और इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से अच्छा एग्जाम देकर आए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।